इसके बाद आपका क्वाटरनरी सर्विस और क्यूनरी सर्विस। तो ये दोनों एक तरह से पार्ट है आपका टर्सरी सेक्टर का भी, लेकिन मॉडर्न डेज में एक काफ़ी बड़े पैमाने पे इसका इस्तेमाल होना, काफ़ी इंपॉर्टेंस इसका बढ़ा है, इसीलिए इसको हम थोड़ा सा अलग करके देखते हैं। तो इस दोनों को हटा रहे हैं और हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वाटरनरी और क्यूनरी। नेक्स्ट जो सेक्टर है वो है आपका क्वाटरनरी सेक्टर। ये जो सेक्टर है मेनली क्वाटरनरी, ये आपका इंडियन इकोनॉमी में खासकर इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद ये काफी ग्रो किया। इसमें इस सेक्टर को हम लोग नॉलेज सेक्टर भी बोलते हैं। आप सब सुने होंगे नॉलेज सेक्टर। कई बार कहा जाता है कि इंडिया इज द सेंटर ऑफ नॉलेज हब है हमारा देश, खास करके आईटी सर्विसेज में, सॉफ्टवेयर सर्विसेज में, टीचिंग में, लॉयर्स, डॉक्टर्स। इस सेक्टर में जो हम देखते हैं क्वाटरनरी जो सेक्टर है, इसको हम नॉलेज सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। नॉलेज सेक्टर में इसमें क्या है हमारा कि टीचर का सर्विस, आईटी प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सारा सर्विस जो आपका है ये नॉलेज सेक्टर में आता है। नॉलेज सेक्टर में क्या काम करता है ये लोग कि ये अपने सर्विस को, ये अपने नॉलेज को, जो इनके पास ज्ञान है, इसको एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ये अपना नॉलेज, अपने एक्सपर्टाइज को, जो इनकी स्पेशलिटी है, जो इनकी विशेषता है, इसको ये दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉलेज सेक्टर। अब जो लास्ट है वो है क्यूनरी सेक्टर। मॉडर्न इकोनॉमी में एक टर्म है हम लोग का जो क्वीनरी सेक्टर ये दिखाता है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, जो डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज है, ठीक है। अब वो डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज किसका हो सकता है? जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, जो टॉप किसी कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो मैनेजमेंट में लोग हैं, उन लोगों के द्वारा जो एक्टिविटीज हो रही है किसी भी इकोनॉमी में, उन्हीं एक्टिविटीज को हम लोग क्वीनरी सेक्टर में डालते हैं। इसमें क्या हम लोग देखते हैं कि टॉप डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज, मतलब जो डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज है, जो बड़े लेवल पे वर्क करते हैं, जिनका डिसीजन से बहुत सारे लोगों पे इम्पैक्ट पड़ता है, वही आपका क्यूनरी सेक्टर में। जैसे जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट्स हैं, जो टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, टॉप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं, मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं, इनके द्वारा जो भी सेवाएं दी जाती है, इनके द्वारा जो गतिविधि की जाती है ना, वो सारा गतिविधि जो हमारा है वो आता है क्यूनरी सेक्टर में। ये है हमारा क्यूनरी सेक्टर। तो ये हम देख लिए ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी नेचर, जो एक्टिविटी करते हैं उस एक्टिविटी के नेचर के अनुसार हम 5 सेक्टर को देखे हैं यहाँ पे। ये क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशंस। On the basis of
वर्क कंडीशन, जो वर्क हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसका किस परिस्थिति में, तो उसमें हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तब एक एक करके दोनों को देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है कि वैसा सेक्टर जहां पे जो वर्कर हैं, इनका कंडीशन क्या है कि इनको सारा सोशल सिक्योरिटी मिलता है, इनको जॉब सिक्योरिटी मिलता है, इनको फिक्स पेमेंट मिलता है, इनको जो भी बेनिफिट्स हैं जो लेबर लॉ के थ्रू दिया गया, वो सारे बेनिफिट्स इनको मिलते हैं। तो वो सब आपका वैसे वर्कर इस तरह के वर्क कंडीशन पे काम करते हैं जहाँ पे उनको क्या क्या होना चाहिए, फिक्स वेज, रेगुलर वेज, जॉब सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, ये सब अगर मिल रहा है किसी को, किसी वर्कर को, तो वह कहलाएगा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का वर्कर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी में वो बहुत सारे वर्कर्स को इन्वॉल्व करती है, हायर की है, तो उसमें कई, अब कोई एक कंपनी है वो दोनों तरह के लोगों को हायर करती है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब वैसे लेबर, वैसे वर्कफोर्स को भी वो हायर करती है जो उनको, जिनको जॉब, परमानेंट टाइप जॉब होता है या जॉब सिक्योरिटी होती है, उनको तरह तरह का जो सोशल बेनिफिट्स है ना, वो बेनिफिट्स उनको दिया जाता है। उसके अलावा उनको जो सैलरी वगैरह वो फिक्स मिलता है। दूसरी तरफ वही कंपनी ऐसे लोगों को भी हायर करती है तो सीजनल हायरिंग होता है, जिस समय उनको वर्क है उस समय हायर किए, जब वर्क नहीं तो उनको हटा दिए, तो उनका तो वो सारे लेबर कहलाते हैं अनऑर्गेनाइज्ड के। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में और क्या बेनिफिट है, यहाँ पे यूनियन होता है, लोग का क्षेत्र जो है वो सीमित है, यूनियन है, इनके आवाज को उठाने के लिए, इनके ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, इनके आवाज को उठाने के लिए यूनियन का फॉर्मेशन होता है। उसके अलावा इनको जो कानून है उसके तरह लेबर लॉ के थ्रू इनको कई तरह का प्रोटेक्टिव कवर मिला हुआ है, तो वैसा सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड कहलाएगा। अब दूसरा जो सेक्टर हमारा है, पहले इसका देखिए क्या क्या यहाँ पे होना चाहिए, फिक्स वेज या सैलरी, रेगुलर वर्क, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। ये भी है जिनका वर्किंग आवर फिक्स होता है, अगर वर्किंग आवर से ज़्यादा काम करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो इसके बदले उनको एक्स्ट्रा या ओवर टाइम पेमेंट भी किया जाता है। तो ये सब हो गया आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर का। अब है हमारा सेकेंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसमें ये सारे फीचर्स ना हो। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होगा, वर्किंग कंडीशन जिसमें ऐसा फीचर ना हो कि वहाँ पे जो उनका वेज है वो फिक्स नहीं होगा, काम उनका परमानेंट नहीं होगा, कभी काम मिलेगा कभी काम नहीं मिलेगा, वो लेबर लॉ या लेबर एक्ट जो है आपका उस एक्ट के तहत कोई प्रोटेक्टिव कवर नहीं है। दूसरा, इनका जो एरिया है, वर्किंग एरिया है, वो काफ़ी स्कैटर्ड होता है, काफ़ी स्कैटर्ड है, उनमें कोई यूनिटी नहीं है, उनमें कोई यूनियन नहीं है। इनको कवर करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके राइट को सेव करने के लिए, इनको राइट दिलाने के लिए कोई इनका यूनियन नहीं होता है। ये इस तरह का जो वर्क कंडीशन होगा जिसमें क्या होगा कि नो फिक्स वेज, नो रेगुलर वर्क, नो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, नो यूनियन, कोई यूनियन नहीं रहता है इनका,
वर्किंग एरिया काफी स्कैटर्ड, काफी बड़े क्षेत्र में रहता है, इसलिए कवर नहीं होते। लेकिन अब इनका जान लीजिए, इनका इम्पैक्ट ये है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है पूरे इकोनॉमी का, पूरे जीडीपी का लगभग 60% कंट्रीब्यूशन जो है आपका इन्हीं का है। 60% कंट्रीब्यूशन जो है हमारे जीडीपी में ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का है। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, इसका वर्क कंडीशन के बेसिस पे आप देखें कि किस तरीके से दो पार्ट में बटा, दोनों की क्या विशेषता है, दोनों सेक्टर क्या होता है। अब हम लोग फाइनली आते हैं, लास्ट सेक्शन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, कि जो मालिकाना हक है उसके आधार पे सेक्टर को कितने पार्ट में आप बांट सकते हैं। उसमें भी हम देख रहे हैं दोनों पार्ट में बांट सकते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो हम इसको देखते हैं। पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का मतलब ऐसा क्षेत्र जो सरकार के अधीन हो, जिस क्षेत्र के लिए सरकार काम करती है, जो जिसका ऑनरशिप कंप्लीटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, गवर्नमेंट के सरकार के नियंत्रण में हो, तो वह कहलाता है पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर को भी हमारे देश में जो है 3 पार्ट में बेसिकली बांटा गया है। महारत्न कंपनी, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। तो एग्जैक्ट फिगर अगर आप देखिएगा तो आपको लेटेस्ट बुक में बहुत सारा फिगर मिलेगा, लेकिन जो नवरत्न है, जो महारत्न कंपनी है, उसके क्राइटेरिया फिक्स है कि इनका 25,000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर हो, इनका 5,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट हो। इस तरीके से अगर देखा गया है तो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उसमें से लगभग 10 कंपनीज ऐसे हैं जिनको महारत्न का दर्जा मिला हुआ है, जो आपका पब्लिक सेक्टर में, जिनको महारत्न का दर्जा मिला हुआ है। ये लगभग 10 कंपनीज हैं, 10 कंपनीज। इसमें हम कुछ एग्जांपल आपको दे रहे हैं, इसमें कौन कौन सा है, जैसे सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, गेल, सेल, गेल, उसके बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस तरीके से इसमें कई और भी कंपनी हैं जिसको हम लोग सेल, गेल, IOCL, HPCL, CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, CIL भी। इस तरीके से इसमें लगभग 10 कंपनीज हैं जिनको महारत्न का दर्जा मिला हुआ है। उसके बाद जो है इसमें वो भी आता है भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भेल, ONGC DC में आता है, और एंड नेचुरल गैस ONGC, NTPC। इस तरीके से टोटल 10 कंपनीज हैं जिनको महारत्न का दर्जा मिला है। किसमें है, पब्लिक सेक्टर में। उसके बाद जो हम सेक्टर एक देख रहे हैं उसको बोलते हैं नवरत्न। नवरत्न में क्या है कि इसमें लगभग वैसे कंपनियां जो महारत्न के क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाती है, वैसे कंपनीज को महारत्न में शामिल किया गया। ये बेसिकली 12 या 14 कंपनी है इसमें आपका, 14 कंपनीज जो है वो लिस्टेड है नवरत्न। ये सब स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन के जो टर्नओवर है उसके बेसिस पे
नवरत्न कंपनीज को लिस्टिंग की है सरकार ने। इसमें आपका आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, एमटी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। इस तरीके से इसमें कई कंपनियां हैं। सेंट्रल कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड, CCIL, ये सब जो आपका है ना, ये सब आता है सीधा इस तरह से कई 14 कंपनीज हैं जो नवरत्न के कैटेगरी में आता है, जो जिसको हम लोग नवरत्न बोलते हैं। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। जो सबसे छोटा क्राइटेरिया मिनी रत्न, मिनी रत्न में लगभग 34 या 34 मिनी रत्न में 70 टू शायद 74 है। ये चेंज भी होता है कभी कभी, कुछ कंपनी जो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती है, या मान लीजिए कंपनी का शेयर सरकार ने बेच दिया हो, या उसको प्राइवेट सेक्टर ने खरीदा हो, प्राइवेट सेक्टर में मर्ज हुआ हो, या आपस में मर्ज हुआ हो, या उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम गया हो, तो ये लिस्ट कोई आप ये मत मानिएगा कि ये 10 है वो फिक्स है, ये 14 कंपनी फिक्स है, 74 फिक्स नहीं है, ये चेंज हो सकता है। क्राइटेरिया है सबका अपना अपना, उस क्राइटेरिया को अगर फुलफिल नहीं करेगी ये कंपनी तो ये लिस्ट से बाहर हो जाएगा। आपके यहाँ देखते हैं CMPDI लिमिटेड, ये आपका उसी तरह की कंपनी है। आपका जो CCL है, आपका जो BSNL है, ये सारी कंपनी, इस तरह से बहुत सारी कंपनियों का लिस्ट है। ये सब किसमें आता है आपका मिनी रत्न कंपनीज में। तो अब आप देखिए कि पब्लिक सेक्टर्स जो है, पब्लिक सेक्टर में जो कंपनी है जिसका ऑनरशिप किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, सारा ऑनरशिप जो है वो गवर्नमेंट के पास है, और गवर्नमेंट इन सारे कंपनी की मैनेजमेंट को हैंडल करती है। तो क्राइटेरिया कैसे ध्यान रखेंगे, महारत्न कंपनी, नवरत्न और मिनी रत्न, ये सब जो है ये सब किसका है, पब्लिक सेक्टर की कंपनीज है। अब नेक्स्ट जो है, जो लास्ट है सेक्टर एंड सब सेक्टर्स के टॉपिक का, वो है आपका प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर वैसा सारा ऑनरशिप जो प्राइवेट हाथों में है, प्राइवेट लोग के कंट्रोल में है, वो सारा कहलाएगा आपका प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां। अब प्राइवेट सेक्टर में कंपनियों में बहुत तरह के, उनको भी कई तरह से कई पार्ट में बांटा जा सकता है। कुछ पार्ट उनका, जैसे मान लीजिए सिंगल ऑनरशिप का फर्म है, कहीं ज्वाइंट वेंचर है, कहीं पार्टनरशिप में फर्म है, कहीं पे शेयर डिस्ट्रीब्यूट करके शेयर बेस्ड फर्म्स हैं। इस तरीके का जो ये सब किस में आता है, ये सब आपका आएगा प्राइवेट सेक्टर में। ये सारा जो है आपका प्राइवेट सेक्टर है, इसका टोटल कंट्रोल, टोटल ऑनरशिप जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होगा। तो जो प्राइवेट सेक्टर होंगे उसमें कई तरह के ऑनरशिप हो सकते हैं। उसमें मान लीजिए सिंगल ऑनरशिप भी होगा, किसी एक व्यक्ति का ही फर्म हो, सिंगल ऑनरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट वेंचर, शेयर बेस्ड, शेयर के हिसाब से हो। तो इसमें आप बहुत सारे देख सकते हैं, जो आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जो आपका टाटा है, टाटा का बहुत सारी कंपनीज है, रिलायंस के बहुत सारे कंपनीज है, महिंद्रा ग्रुप का बहुत सारा कंपनीज है। ये सब किस सेक्टर का है, ये सब आपका प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं। ये सब क्या है, इसका ऑनरशिप, जैसे टाटा, रिलायंस, ये सब किसका है, किस तरह की कंपनी है, रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा में बहुत सारी कंपनियां हैं, बिरला ग्रुप है आपका, महिंद्रा ग्रुप है, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे तो बहुत सारा ग्रुप है। ये सब क्या है, ये सब ज्यादातर मैक्सिमम जो आपका ये शेयर बेस्ड फर्म है। इसमें क्या है कि इसका शेयर पब्लिक खरीदी हुई है, ये
कोई प्राइवेट ऑनरशिप फर्म्स नहीं है, एक प्राइवेट कंट्रोल्ड है, लेकिन पूरा का पूरा एक व्यक्ति का कंट्रोल का इसमें से कोई फर्म नहीं है। ये सब फर्म जो आपका आएगा, ये सब क्या है, प्राइवेट सेक्टर का फर्म्स हैं। तो इस वीडियो को आप लोग देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो हम अपलोड करें आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू।